गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मेजी पुनर्स्थापना से संबंधित परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने मेजी पुनर्स्थापना से संबंधित कारणों को और घटनाक्रम को देखा था। आज हम उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक घटनाक्रम के बारे में है, इसके बारे में अब चर्चा की गई थी। इसे और अधिक विस्तार से हम लोग देखें तो यहाँ स्पष्ट होता है कि 1867 ईस्वी में मुत्सुहितो सम्राट के पद पर आसीन हुआ। जैसे कि पहले ही बताया गया था, वो उस समय 14 वर्ष का बालक था, परंतु उसमें अच्छे शासक के सभी गुण थे। वह समय की स्थिति को अच्छी तरह समझता था। जापान की राजनीति से वह भली भांति परिचित था। इस कारण सामंतों ने सम्राट के अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का प्रयास प्रारंभ किया। सभी सामंतों ने संयुक्त रूप से तत्कालीन शोगुन को पत्र लिखकर सम्राट के प्रति अपनी शक्ति को समर्पित करने को कहा। उल्लेखनीय है कि 1866 ईस्वी में ही पूर्व शोगुन की मृत्यु हुई थी और उसके स्थान पे केइकी शोगुन के पद पर आसीन हुआ था, जो उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक था। उसने परिस्थिति को समझते हुए 14 अक्टूबर 1867 ईस्वी को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने सभी अधिकार सम्राट को समर्पित कर दिए। इसके साथ ही जापान की सत्ता पर 260 वर्षों से शोगुन का शासन चला आ रहा था, जो अब समाप्त हुआ और सम्राट के अधिकार की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। यद्यपि कुछ सामंतों ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके लिए विद्रोह भी किया, परंतु उनके विद्रोह को दबा दिया गया। इसके पश्चात सम्राट ने सभी सामंतों को मिलाकर एक परामर्श मंडल का गठन किया। इस परामर्श मंडल में जो सामंत सम्मिलित हुए उनमें सत्सुमा, चोसु, हिजन, तोसा, संजो, इवाकाशु आदि थे। इन सामंतों के परामर्श पर एक केंद्र संगठन का निर्माण किया गया, जिसके 3 अंग थे। प्रथम पर राजकीय परिवार का प्रभाव था, द्वितीय पर कुलीनों व सामंतों का प्रभाव था तथा तृतीय पर 5 कुलीनों तथा 5 समुराइयों का प्रभाव था। 1868 ईस्वी में केंद्रीय संगठन के स्थान पर दाइजोकुआन का गठन किया गया, जिसकी स्थिति केंद्रीय संगठन के समान ही थी, परंतु इसमें कुछ परिवर्तन थे। जैसे दाइजोकुआन के 2 अंग थे। ये आधुनिक संसद के समान इसको माना जा सकता है। दाइजोकुआन के 2 अंग थे। प्रथम उच्च सदन या राज्य परिषद, दूसरा द्वितीय निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा। उच्च सदन या राज्य परिषद में शासक के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सम्मिलित होते थे, जबकि निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता था। दाइजोकुआन के गठन के बाद संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार सम्राट की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया। न्याय शासन युद्ध संबंधी अधिकार उन्हें सौंप दिया गया। इस संविधान के द्वारा जापान के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। न्याय के सम्मुख सभी को स्वीकार किया गया और फलतः 1868 ईस्वी तक पुनर्स्थापना का कार्य पूरा हो गया। मेजी पुनर्स्थापना जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने जापान को आधुनिकीकरण के मार्ग पर प्रशस्त किया। इसके परिणामों पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे परिणाम हमें दिखाई देते हैं। जैसे पहला है सामंत प्रथा का अंत, नवीन सैन्य व्यवस्था, नवीन शासन व्यवस्था, संविधान का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, पत्रकारिता का विकास, आर्थिक प्रगति, धर्म में नवसंचार, विदेशी संबंधों में परिवर्तन, राजनीतिक जागरण और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास। ये प्रमुख 11 परिणाम थे जिन्होंने मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान को प्रभावित किया। अब हम इसका विस्तार से देखते हैं।
इस सामंती प्रथा का अंत बैजी पुनर्स्थापना के द्वारा शासक के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया, परंतु केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक था कि शासक की शक्ति को अधिक बढ़ाया जाए। इसके लिए सामंतों को उनके पद से हटाना आवश्यक था, परंतु अकस्मात ही सामंतों को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता था। इसका मैगजी ने 1867 ईस्वी में एक आदेश लागू किया, जिसके अनुसार जागीरदारों के जागीर के निरीक्षण के लिए केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति की गई, जिसके पश्चात यह हुआ कि सामंत अब केंद्रीय कर्मचारी के निरीक्षण में अपने जागीर का कार्य करने लगे। मतलब इसी समय 1869 ईस्वी के आसपास कुछ सामंतों ने केंद्र शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए यह विचार प्रस्तुत किया कि जागीरदार स्वयं अपनी जागीर को सम्राट के अधीन समर्पित कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होने पर पूरे राज्य में, पूरे देश में दो प्रकार की व्यवस्था होती, जिसमें एक केंद्रीय सरकार होती सम्राट के अधीन और दूसरा सामंतों की अपनी जागीर होती। ऐसा होने से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता और राष्ट्र भी एक विभाजित रूप में दिखाई देता। इस कारण सामंतों ने केंद्र शक्ति को मजबूत करने के लिए स्वयं ही अपनी जागीर सरकार को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। बदले में शासक ने सामंतों को इनके जागीर का सूबेदार नियुक्त किया। इससे यह हुआ कि सामंत की स्थिति अब परिवर्तित हो गई। पहले वे जागीरदार के स्वामी के रूप में थे, अब वे उस क्षेत्र के शासक के रूप में स्थापित हो गए, जिस पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण स्थापित था। 1871 ईस्वी में एक घोषणा के द्वारा सामंत व्यवस्था को उन्मूलन कर दिया गया और सामंतों को पेंशन दी गई, जिससे कि जिन सामंतों ने अपने जागीर को सम्राट को सौंपा था उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उन्हें एक निश्चित रकम प्रदान की गई। 1873 ईस्वी तक सभी सामंतों को उनके जागीर के अनुसार रकम प्रदान की गई। दूसरा परिणाम, नवीन सैन्य व्यवस्था। यद्यपि जापानियों ने विदेशियों को अपने देश से दूर रखने का प्रयास किया था, परंतु जापान की सैन्य व्यवस्था उस समय उतनी सक्षम नहीं थी जितने कि विदेशी राष्ट्रों की थी। इसका कारण यह था कि तत्कालीन समय में सेना पर सामंतों एवं समुराइयों का प्रभाव था। सम्राट के नियंत्रण में सेना नहीं थी। इस कारण शासक ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए या प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने के पश्चात सैन्य संगठन पर ध्यान दिया। इसलिए 1872 ईस्वी में एक कानून पास कर सेना के द्वार सभी साधारण वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया गया। जो व्यक्ति योग्य था वो सेना में प्रवेश पा सकता था। सामंतों एवं समुराइयों के प्रभाव को इस कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त जापान की सेना का एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो गया। विभिन्न जाति के लोग इसमें सम्मिलित होने लगे। योग्य अधिकारी सेना में सम्मिलित हुए, जिसके कारण सेना की शक्ति में अधिक वृद्धि हुई। सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया गया, जिससे सेना की शक्ति में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। तीसरा कारण, नवीन सैन्य शासन व्यवस्था। सेना को पुनर्गठन करने के पश्चात शासक ने शासन व्यवस्था को स्थापित किया। 1889 में संविधान लागू किया गया, जिसके अनुसार सम्राट सत्ता को स्वीकार किया गया। इस संविधान के पश्चात 1890 में एक विधायिका का निर्माण किया गया, जिसे डायट कहा गया। इसके दो भाग थे। प्रथम में उच्च सदन, जैसा कि पहले बताया गया, जिसमें सम्राट द्वारा मनोनीत सामंत एवं कुलीन सम्मिलित थे। द्वितीय में निम्न सदन में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होते थे। निम्न सदन को वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं था। सम्राट का विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण था, यहाँ तक कि वह निम्न सदन को भंग कर सकता था। इस प्रशासन तंत्र का विकेंद्रीकरण कर सम्राट की शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया। चौथा, संविधान का निर्माण।
प्रशासन को प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के बाद सम्राट ने एक संविधान का निर्माण किया, जिससे कि समस्त देश में सम्राट को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके, जनता का विश्वास सरकार पर प्राप्त हो सके, देश के प्रत्येक नागरिक नई सरकार को लोकप्रियता प्राप्त हो सके। काफ़ी अध्ययन के बाद 1889 ईस्वी में एक संविधान की घोषणा की गई, जिसने जापान को सभ्य देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस संविधान कई विशेषताएं थी, जैसे सम्राट की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया, सम्राट को सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए, प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, पार्लियामेंट का निर्माण किया गया, व्यवस्थित न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अनुसार कानून के दृष्टिकोण में सभी को समान माना गया, अर्थात न्याय का शासन स्थापित किया गया, नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार, समानता का अधिकार, विचार व्यक्त करने का अधिकार आदि कई अधिकार प्रदान किए गए। संविधान की लचीलापन, यानी संविधान को आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता था। इस संविधान के द्वारा जापान में आधुनिक राज्य प्रणाली के सभी तत्वों का प्रवेश हुआ, जिसने जापान के आधुनिकीकरण में महान सहयोग दिया। पांचवा परिणाम है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। सम्राट ने शिक्षा प्रणाली को भी अपना ध्यान दिया, छात्रों को विदेश शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी, जबकि इससे पूर्व विदेशी किसी भी जापानी युवक को या छात्र को विदेश जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी कई छात्र सरकार के आदेश का अवहेलना करते हुए विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु सम्राट ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। देश की शिक्षा में सुधारने के लिए 1872 ईस्वी में एक कानून पास किया गया, जिसके अनुसार अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया, जिसकी अवधि 4 वर्ष रखी गई। बाद में इसे बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया और अंत में इसे बढ़ाकर 8 वर्ष का कर दिया गया। यूरोपीय राष्ट्रों की प्रणाली के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। छात्रों के निर्माण एवं सम्राट के प्रति भक्ति का पाठ पढ़ाया गया। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान को आवश्यक किया गया। जापान में विभिन्न प्रकार के शिल्पों और विभिन्न उद्योग संबंधी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। कई प्रकार के प्रशिक्षण प्रणालियों पर विद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कि युवकों को व्यवसाय संबंधी शिक्षा भी प्राप्त हो सके। इस पर जापान में शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली को अनुकरण कर प्रगति लाने का प्रयास किया गया। पत्रकारिता का विकास हुआ। उस शिक्षा प्रणाली ने समाचार पत्र, पत्रकारिता एवं पत्रकारों को जन्म दिया। जापान की इन दिनों समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यहाँ देख सकते हैं कि 1870 ईस्वी में प्रथम जापानी दैनिक समाचार पत्र योकोहामा माईचिन शिंबुन का प्रकाशन हुआ। यहाँ यह ध्यान रखना है कि इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आपसे यह अपेक्षा है कि आप इसे गहराई से अध्ययन करें और इसके तत्वों को ध्यान में रखने का प्रयास करें, जिससे कि वैकल्पिक संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपको इससे काफ़ी सुविधा होगी। 1875 ईस्वी तक लगभग 100 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनमें कई समाचार पत्रों को प्रशासन की आलोचना करने का शासक को बायान भी बनना पड़ा था, किंतु इन समाचार पत्रों ने जापानियों के जीवन में नए जागरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही वैकल्पिक शैली को सरलता रूप देने का अवसर मिला, भाषा की कष्टता दूर हुई और सरल भाषा में समाचार पत्र निकलने लगे। आर्थिक प्रगति, ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है जिसने जापान को आधुनिकीकरण के मार्ग में प्रशस्त किया। प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के बाद सम्राट ने आर्थिक क्षेत्र में सुधारने का प्रयास किया। कई प्रकार के उद्योग की स्थापना की गई। सर्वप्रथम औद्योगिक विकास करने का प्रयास किया गया। विदेशी उद्योग धंधों की तरह उद्योग की स्थापना की गई। विदेशी मशीनों का आयात किया गया। सरकार के साथ धनी वर्ग ने भी कई तरह के उद्योग की स्थापना की। 1890 ईस्वी तक जापान में 250 से अधिक कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। उद्योग के साथ बैंकों की भी स्थापना की गई। 1873 में प्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1879 ईस्वी तक 151 बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। बैंकों के बाद मुद्रा प्रणाली में सुधार किया गया। नए सिक्कों का प्रचलन किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जो सिक्के प्रचलित थे वे अब समय के अनुसार उपयोगी नहीं रहे थे, इस कारण से वह प्रचलन किया गया।
सिक्कों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, यानी सिक्कों के मानक निर्धारित किए गए, उन्हें समस्त देश में स्वीकार किया गया। आवागमन के साधनों का भी विकास किया गया। 1872 रेल लाइन का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1868 ईस्वी में पहली बार टेलीग्राफ लाइन का निर्माण किया गया। 1870 ईस्वी में पहली बार जापान में टेलीफोन का व्यवहार किया गया। इसी समय डाक विभाग की भी स्थापना की गई। सम्राट ने किसी क्षेत्र में सुधारने का प्रयास किया, परंतु इस क्षेत्र में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्राट ने किसानों को उसकी जमीन स्वामी स्वीकार कर लिया, परंतु राजस्व प्रणाली के कारण किसानों को काफी कष्ट हुआ, क्योंकि कुल उपज का 25 से 30% मालगुजारी दर निर्धारित की गई। इतनी ऊंची दर को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। यद्यपि कई किसानों ने इसे चुकाने का प्रयास किया और जो किसान नहीं चुका पाए उनकी ज़मीनों को सरकार ने बेच दिया, जिसे धनी वर्ग ने खरीद लिया। इस कारण कई किसानों को अपनी ज़मीन से वंचित भी होना पड़ा। इस कारण किसान प्रशासन से संतुष्ट नहीं था। ऐसा देखें तो कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में जापान ने काफ़ी प्रगति कर ली। कृषि क्षेत्र में अभी सुधार करना काफ़ी आवश्यक था। इसके बाद धर्म में नवसंचार देख सकते हैं। जापान ने धार्मिक क्षेत्र में जागृति लाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के प्राचीन शिंतो धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया। ये धर्म जहाँ सम्राट की प्रति जनता की भावना को जागृत किया, वहीं दूसरी ओर इसने जापान देशभक्ति भावना को भी सृजित किया। इससे जापान में राष्ट्रीय एकता का आगमन हुआ। विदेशों से संबंध, जैसा कि पहले कहा गया है, जापान के लोग विदेशियों से काफ़ी घृणा करते थे। इस कारण उनका विदेशों से काफ़ी मतभेदपूर्ण व्यवहार रहा, तनावपूर्ण व्यवहार रहा। परंतु मेजी पुनर्स्थापना के बाद सरकार ने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। विभिन्न प्रकार के सुधारों के कारण जापान की स्थिति अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। इस कारण सरकार ने एक आदेश द्वारा यह घोषणा की कि जापान में किसी विदेशी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए और न ही किसी विदेशी की हत्या की जाए। यहाँ उल्लेखनीय है कि तत्कालीन परिस्थितियों में कोई भी राष्ट्र एकांत में रहकर अपना विकास नहीं कर सकता था। इसके लिए अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करना आवश्यक था। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सम्राट ने इस तरह की घोषणा की, जिसके पश्चात सभी विदेशी राष्ट्रों के साथ जापान का व्यवहार समान रूप से किया जाने लगा। 1884 ईस्वी के बाद अमेरिका, ब्रिटेन आदि अपने विशेषाधिकारों को त्यागने लगे, क्योंकि जापान की सरकार इस बात के बिल्कुल विरुद्ध थी कि कोई भी राष्ट्र जापान में विशेषाधिकार का प्रयोग करे और उसके हितों की अवहेलना करे। इसलिए सरकार ने सभी राष्ट्रों को अपने विशेषाधिकार त्यागने के लिए कहा। 1897 ईस्वी तक सभी राष्ट्र अपने विशेषाधिकारों को त्याग चुके थे। अब जापान में सभी राष्ट्र समान रूप से बिना राष्ट्र का अहित किए अपने आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकते थे। अब जापान पश्चिमी देशों की तरह सभ्य देशों की श्रेणी में आ चुका था। इस कारण विदेशी राष्ट्रों ने जापान के साथ समान व्यवहार के साथ संधि करना प्रारंभ किया। राजनीतिक जागरण भी हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों ने जनता को राष्ट्र के प्रति जागृत किया। इस प्रकार जापान में जागरण की लहर पैदा कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि समाज में कई सारे बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने विचारों से समाज को नई दिशा प्रदान की। कई सारे राजनीतिक दल का भी उदय हुआ, जिन्होंने शासन में उपस्थित अवगुणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार का आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि सम्राट ने प्रशासनिक सुधार के लिए कदम उठाए। उसने जापान में पहली बार सीनेट तथा केंद्रीय न्यायालय का गठन किया और 1878 ईस्वी में जापान में स्थानीय शासन की स्थापना की गई और कई स्थानीय संस्थाओं का गठन कर लोगों को स्वायत्त शासन का ज्ञान दिया। जापान के नगरों, गांव आदि में भी स्थानीय संस्थाओं का निर्माण किया गया। अर्थात विभिन्न प्रकार के सुधारों ने जापान के लोगों को जागृत कर दिया। वे अब प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। जहां कहीं भी प्रशासन में किसी प्रकार की चूक होती, वे तत्काल सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में अब देश के प्रति भक्ति की भावना विकसित होने लगी। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि अब सारा राष्ट्र उनका है और वे राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने लगे। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम
जिसमें हम देख सकते हैं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का उदय। जैसे कि कहा गया पहले, विभिन्न क्षेत्रों में कई सुधार किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ आर्थिक क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में। जापान ने अब तक काफ़ी अपने क्षेत्र में सुधार कर लिया था। औद्योगिक काफ़ी अधिक विकसित हो चुकी थी, काफ़ी विकसित अवस्था में आ चुकी थी। सेना का भी काफ़ी आधुनिकीकरण हो चुका था। इन दोनों कारकों ने जापान में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। तत्कालीन व्यापारी, धनी वर्ग आदि अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए उपनिवेश स्थापित करने के लिए सरकार पर दबाव डालने लगे, जिसके कारण सरकार ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुपालन किया। 19वीं सदी तक जापान ने आसपास के द्वीपों पर अपने अधिकार स्थापित कर अपने साम्राज्यवादी नीति को अनुपालन करना प्रारंभ कर दिया। और 20वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते जापान एक साम्राज्यवादी देश के रूप में स्थापित हो गया। 1905 ईस्वी में होने वाले रूस जापान युद्ध को हम इसी की श्रेणी में रखकर देख सकते हैं। तो इस साम्राज्यवादी नीति को लागू करने के पश्चात जापान अब पश्चिमी देशों की तरह साम्राज्यवाद की दौड़ में सम्मिलित हो गया और वह भी उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में कई सुधार हुए, कई सुधार देखे गए, कई सुधार किए गए, जिसके परिणाम पश्चात जापान के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। मध्यकालीन जापान की स्थिति अब आधुनिक स्वरूप में आ गई। कई क्षेत्रों में आधुनिकता का प्रवेश हुआ, जिसके कारण जापान अब एशिया के आधुनिक राष्ट्रों के रूप में गिना जाने लगा और जिसने कालांतर में यूरोपीय इतिहास में अपना योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में या प्रथम विश्व युद्ध में जापान की जापान की भूमिका को हम लोग देख सकते हैं। तो छात्रों, मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात होने वाले परिणाम आप लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों को इससे संबंधित तथ्य स्पष्ट हुए होंगे और ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।